खबरों की चर्चा विस्तार से करते हुए सबसे पहले आपको बताते हैं, राम मंदिर निर्माण में हो रहे विकास कार्यों की आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समीक्षा बैठक की है। इस बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ सूबे के दोनों डिप्टी सीएम सहित कई मंत्री शामिल हुए। ऐसे में अयोध्या के विजन डॉक्यूमेंट में क्या है और क्या कुछ खास है, कैसा होगा अयोध्या का भविष्य, इसके लिए आपको ये रिपोर्ट देखनी चाहिए। देखिए। रामचंद्र की, सियापति रामचंद्र की, सियापति रामचंद्र की। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के कार्यों में तेजी लानी शुरू कर दी है। अयोध्या विकास प्राधिकरण की तरफ से मास्टर प्लान के तहत लगभग 20,000 करोड़ की परियोजनाओं पर काम चल रहा है। 5 अगस्त 2020 को राम मंदिर की नींव रखने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार श्री राम मंदिर निर्माण के कार्यों पर नजर बनाए हुए हैं। राम मंदिर निर्माण की आधारशिला तैयार हो रही है, भव्य मंदिर तैयार हो रहा है। इसी क्रम में चल रहे निर्माण कार्यों की समीक्षा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, यूपी के दोनों डिप्टी सीएम और सूबे के ज्यादातर मंत्रियों, अधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक की। इस बैठक में अयोध्या के भविष्य पर कायाकल्प को लेकर सीएम योगी ने पीएम मोदी के समक्ष विजन डॉक्यूमेंट पेश किया। सीएम योगी ने अयोध्या का विजन डॉक्यूमेंट पेश किया, जिसमें लगभग 27 डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का लेखा जोखा है। इसमें राम मंदिर से लेकर सरयू घाट के सौंदर्यीकरण और भगवान राम की प्रतिमा के प्रोजेक्ट भी शामिल हैं। इस विजन डॉक्यूमेंट के आधार पर ही तय किया जा रहा है कि आने वाले दिनों में श्री राम की नगरी अयोध्या का प्रारूप कैसा होगा। इसके लिए पूरा खाका तैयार हो गया है। बीस 20,000 करोड़ से चमकेगी अयोध्या। 10,000 करोड़ से ग्रीनफील्ड सिटी योजना विकसित की जाएगी। 2,000 करोड़ रुपए से सरयू तट पर 13 किलोमीटर में विकास कार्य होगा। 289 करोड़ की लागत से पंचकोशी परिक्रमा मार्ग तैयार होगा। 275 करोड़ रुपए से पर्यटन केंद्र बनेगा। 5,000 करोड़ रुपए से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनेगा। इन परियोजनाओं के अलावा पीएम मोदी की नजर अयोध्या सिटी के विकास पर भी है। इस प्रोजेक्ट पर है पीएम मोदी की खास नजर। 1200 एकड़ का वैदिक सिटी प्रोजेक्ट, 84 कोस के परिक्रमा मार्ग, राम मंदिर तक जाने वाले मार्गों का विकास, आउटर रिंग रोड का विकास, पर्यटन सुविधा केंद्र की स्थापना। डेवलपमेंट प्लान में 27 अलग अलग प्रोजेक्ट पर पीएम की नजर है। राम आज भी हमारे मन में बसे हैं, हमारी संस्कृति के आधार है। श्री राम भारत की मर्यादा है। श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। प्रधानमंत्री का लक्ष्य राम मंदिर को आधुनिक बनाने का नहीं, बल्कि राम की नगरी को भारत की संस्कृति के आधुनिक प्रतीक के तौर पर स्थापित करने का है, जो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देता रहेगा। लेकिन इसके अलावा बीजेपी आगामी चुनावों को देखते हुए राम मंदिर के कार्यों को गति देने की कोशिश कर रही है। हाल ही में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने कैबिनेट की बैठक में इन्हीं विषयों से संबंधित कुलाट प्रस्तावों पर मुहर भी लगाई थी। जनता टीवी के लिए विशाल त्रिपाठी की रिपोर्ट। सियापति रामचंद्र की, सियापति रामचंद्र की, सियापति राम। तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद शुक्रवार शाम विशेष प्रेसिडेंशियल ट्रेन से अपनी 3 दिवसीय यात्रा पर कानपुर पहुंचे हैं। आपको बता दें, कानपुर कपड़ा कमेटी के पूर्व अध्यक्ष के अग्रवाल की बीमारी के चलते राष्ट्रपति खुद उनसे मिलने उनके छावनी स्थित आवास पर जाएंगे। आज शाम करीबन 5 बजे से 6 बजे के बीच राष्ट्रपति उनके आवास पर पहुंच सकते हैं। तो वहीं महामहिम के घर आने की खबर से अग्रवाल परिवारजनों में खुशी है। के अग्रवाल के बेटे विकास अग्रवाल ने बताया कि उनके पिता और राष्ट्रपति की 2 दशक पुरानी दोस्ती है।
देश में उत्तर प्रदेश सहित 5 राज्यों में आने वाले वक्त में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए केंद्र में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी चुनावी मोड में आ गई है। बीजेपी ने गोटियां बिछानी भी शुरू कर दी है। पार्टी लगातार चुनावी रणनीतियां बनाने में लगी हुई है और दिल्ली में बैठकों का दौर जारी है। संगठनात्मक बैठकों का सिलसिला तेज है। इसी कड़ी में आज फिर भारतीय जनता पार्टी की बड़ी बैठक होने जा रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बड़ी बैठक बुलाई है, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल होंगे। जेपी नड्डा आज केंद्र सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों के साथ बैठक करने वाले हैं। प्रदेश में जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनावों के लिए आज 3 बजे तक नामांकन दाखिल किए गए। ये नामांकन पत्र जिला कचहरी में जिलाधिकारी के समक्ष दाखिल किए गए हैं। 29 जून को प्रत्याशी अपना नाम वापस ले सकते हैं और 3 जुलाई को मतदान होगा। उसी दिन शाम तक नतीजे सामने आएंगे। सूबे के कुछ जिलों की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तो वहीं चुनाव को लेकर कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि हमारी पार्टी भारी बहुमत से चुनाव जीतेगी। कुशीनगर, बदायूं, अयोध्या, अमेठी, बहराइच, गोंडा, लखनऊ, मुजफ्फरनगर, तमाम अलग अलग क्षेत्रों की आप तस्वीर देख रहे हैं। जिला पंचायत अध्यक्ष चुनावों के लिए नामांकन आज दाखिल किया गया है। और दूसरी ये 8 और तस्वीरें आप 8 अलग अलग जगहों की देख रहे हैं। मेरठ, रायबरेली, गाजियाबाद, बिजनौर, सहारनपुर, भदोही, कन्नौज। तो ये अलग अलग जगहों की तस्वीरें। जो लूज करता है चुनाव, वो इस तरीके के उलझुल बयान देता रहता है। उनको अपने कार्यकाल की याद करना चाहिए। हमारी पार्टी शुचिता के आधार पर चुनाव लड़ रही है और हम सार्वजनिक जीवन में शुचिता को ही लेकर के आगे बढ़ते हैं। और आप देखेंगे परिणाम आएगा तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएगा। भारी बहुमत से हम चुनाव जीतेंगे। एक एक दिन हमारे लिए महत्वपूर्ण है। हम चुनाव के लिहाज से कोई कार्यक्रम नहीं बनाते। हमारी पार्टी उत्तर प्रदेश के जनता के हित के लिए लगातार काम करती है। बूथ से लेकर के और प्रदेश का कार्यकर्ता एक एक उत्तर प्रदेश की जनता के साथ मिलकर के उसके सुख दुख में हमेशा लगे रहते हैं। राजधानी लखनऊ में 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों ने प्रदर्शन किया। इसके बाद राजभवन में जाकर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात भी की। उन्होंने राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए ज्ञापन राज्यपाल को सौंपते हुए एमएसपी पर कानून बनाने की मांग की है। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राजेश सिंह चौहान ने राज्यपाल को ज्ञापन सौंपने के बाद कहा कि बीते 1 साल से यूपी में किसानों के लिए अघोषित इमरजेंसी लागू है। हमारी मांग है कि तीनों कृषि कानूनों को वापस ले लिया जाए, एमएसपी पर कानून लाया जाए, साथ ही किसानों के खिलाफ हो रहे उत्पीड़न पर रोक लगे। तो वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बागपत में जिला पंचायत अध्यक्ष पद के चुनावों से पहले नेताओं का पाला बदलने का सिलसिला शुरू हो गया। आपको बता दें कि राष्ट्रीय लोकदल प्रत्याशी ममता जयकिशोर अपने पति जयकिशोर के साथ भाजपा में शामिल हो गई थी, लेकिन थोड़ी ही देर बाद फिर से ममता जयकिशोर ने राष्ट्रीय लोकदल के सिंबल पर अपना नामांकन दाखिल कर दिया। दरअसल राष्ट्रीय लोकदल प्रत्याशी ममता जयकिशोर ने बीजेपी सांसद सत्यपाल सिंह पर अपहरण करके बीजेपी ज्वाइन कराने का आरोप लगाया है। उधर ममता के आरएलडी से नामांकन के बाद बीजेपी का निर्विरोध चुने जाने का गणित बिगड़ गया है। ऐसे में बागपत में बीजेपी से बबली और आरएलडी से ममता जयकिशोर के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं जब ममता जयकिशोर ने पार्टी ज्वाइन की थी। हमारे कुछ लोग मुझे डरा धमका के और पोस्टर लगा के वहाँ ले गए और ले जाकर मुझे बीजेपी ज्वाइन कराई। मैं डर के वहाँ से भाग के आया और आने के बाद मैं राष्ट्रीय लोकदल का था, राष्ट्रीय लोकदल का हूँ, राष्ट्रीय लोकदल का ही रहूंगा। कौन लोग लेकर के गए थे, कहाँ लेकर के गए थे? तो ये मुझे जान रहे हैं, लेकिन सतपाल जी के यहाँ लेकर गए। अच्छा, अपने आप जी। गोरखपुर में जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया के दौरान बीजेपी और सपा कार्यकर्ताओं के बीच जमकर हंगामा हुआ। इस दौरान बीजेपी समर्थकों ने सपा प्रत्याशियों को कलेक्ट्रेट मेन गेट पर ही रोक लिया और ऐसे में सपा पार्टी के प्रत्याशी जितेंद्र यादव पर्चा दाखिल नहीं कर सके। इतना ही नहीं बल्कि बीजेपी समर्थक और सपा समर्थकों के बीच में जमकर हाथापाई भी हुई, जिसके बाद मौके पर भारी पुलिस बल पहुंच गया और समर्थकों को शांत करवाया। नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद बीजेपी समर्थित प्रत्याशी साधना सिंह ने कहा उनके सामने कोई चुनौती नहीं है, ये विकास करने के लिए आई हैं और विकास करेंगे। एक बात बताएं, हम लोग की कार्यशैली यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी, कमल का निशान पूज्य योगी महाराज जी की कार्यशैली और गोरखपुर का प्रेम जो पूज्य महाराज जी के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए,
उससे मैं आप लोगों को लिखित देता हूं कि निश्चिंत हो जाएं। ये साधना जी हमारी माननीय फतेह बहादुर जी की धर्मपत्नी ये जीत रही भाजपा के खाते में। और आप देखिएगा पूरे समस्त उत्तर प्रदेश में भाजपा की बहुत ही अद्भुत जीत होगी। और जिला पंचायत अध्यक्ष सारे आप देख लीजिएगा, यहाँ 3 बजे तक रिजल्ट भी आ जाएगा कि भाजपा के फेवर में। गाजियाबाद में जिला पंचायत अध्यक्ष नामांकन को लेकर हंगामा हुआ। साहिबाबाद होटल कंट्री इन के बाहर सपा कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। सपा के जो कार्यकर्ता थे बीजेपी पर सपा प्रवर्तक को बंधक बनाने का आरोप भी लगाते नजर आए। ऐसे में सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री विजय सिंह ने विपक्षियों के आरोपों के बारे में कहा कि जब कोई हारता है तो ऐसा ही आरोप लगाता है। जिस तरीके से समीकरण बने हैं, जिस तरीके से हमारे प्रत्याशी को समर्थन मिला है, सर जीत निश्चित। सर कुछ पार्टी के लोग जो हैं, विपक्ष जो है वो एक होटल के बाहर बैठे हैं, हंगामा कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि आप लोगों ने उनके किडनैप किया है प्रस्तावक को। क्या ये आरोप में कितनी सच्चाई है? हर चुनाव के अंदर कोई न कोई हंगामा करता है, जो हार रहा होता है वो दिखाने की कोशिश करता है कि उनका समर्थन जिनको मिल रहा था वो नहीं मिला, वो उनको छोड़। ये एक कैंडिडेट की बात है, और कैंडिडेट हमारा अच्छा है, उसको समर्थन सबका मिल रहा है। उससे समाजवादी पार्टी की जो उसका लगातार हम पे फोन आ रहा है, मेंबर है भाजपा नेता खटीक जी, वो जो है 511 और 512 नंबर में है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने और पुलिस प्रशासन के लोगों ने उसको कैद कर रखा है, जबकि वो हमारी पार्टी से जीती हुई प्रत्याशी है, हमारी है और हमारी वो प्रस्तावक है। भारतीय जनता पार्टी चाहती है, क्योंकि उन पर संख्या बल नहीं है, वो सत्ता के बल पर चुनाव जीतना चाहती है, मगर हम पे संख्या बल पूरा है और वो ये चाहते हैं कि हम लोगों का नॉमिनेशन ना हो और वो लोग जो निर्विरोध चुनाव जीत जाए। प्रतापगढ़ में जिला पंचायत अध्यक्ष के नामांकन में सत्ता पक्ष की हनक देखने को मिली है। यहां नामांकन के दौरान प्रत्याशी के साथ ज्यादा भीड़ होने पर जब पुलिस ने समर्थकों को रोका तो भाजपाई समर्थक बिफर गए। समर्थकों ने सीओ से नोकझोंक भी की। इसके अलावा नगर कोतवाल को खरी खोटी भी सुनाई, मगर पहुंची एएसपी सुरेंद्र द्विवेदी ने मामले को संभालने की कोशिश तो की, लेकिन वो नाकाम रहे। ऐसे में समझा जा सकता है कि इन नेताओं को नियम और कानून की कोई परवाह नहीं है। नरेंद्र मोदी सरकार के लाए कृषि कानूनों को लेकर किसान पिछले 7 महीनों से आंदोलनरत हैं। प्रदर्शनों के 7 महीने पूरे होने पर किसान 8 यानी कि 26 जून को अलग अलग राज्यों में राजभवनों का घेराव कर रहे हैं और राज्यपाल को ज्ञापन भी सौंप रहे हैं। इस बीच सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार किसान को परेशान कर रही है। देश की पहचान किसान से है और सरकार देश की पहचान मिटाना चाहती है। 7 महीने से किसान लगातार धरने पे बैठा है। करीब 700 किसानों की मौतें हो गई है और ये सरकार किसानों के बारे में सुनने को तैयार नहीं। किसान जो हमारे देश का मान सम्मान और स्वाभिमान है, जो हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है, उसके बारे में सरकार नहीं सुनना चाहती है। कमाल है भाई, देश अगर किसान है तो देश है, देश किसान से देश की पहचान है और हम उत्तर प्रदेश और देश की सरकार देश की पहचान मिटा देना चाहती है, किसानों की समस्या का समाधान नहीं करना चाहती है। लगातार किसान परेशान है। इससे ज्यादा शर्म की बात किसी भी सरकार के लिए नहीं हो सकती कि जिस देश में किसान परेशान हो। तो वहीं आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह अयोध्या जमीन खरीद को लेकर लगातार बीजेपी पर हमलावर हैं। सांसद संजय सिंह अब आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से भी मुलाकात करेंगे। इसके लिए उन्होंने मोहन भागवत को पत्र लिखते हुए मिलने के लिए समय भी मांगा है। संजय सिंह का कहना है कि जमीन घोटाले में इस बीजेपी के लोग शामिल हैं, इसलिए कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी ने भाजपा पर एक के बाद एक कई हमले बोले। प्रमोद तिवारी ने पीएम मोदी के राम मंदिर के विकास कार्यों की समीक्षा बैठक और किसान आंदोलन को लेकर सरकार पर निशाना साधा। राम जन्मभूमि की खाली पड़ी हुई सब जगह जो कांग्रेस की सरकार में अधिगृहित की गई थी, वो मंदिर नहीं बना रहे। अगल बगल की जमीनें खरीद रहे हैं, 2 करोड़ की 18 करोड़ में, 2 करोड़ की 8 करोड़ में। ये सारे ड्रामे चल रहे हैं, लूट मची हुई है। उसके लिए कोई कमेटी नहीं बनाते, कोई जांच एजेंसी नहीं बनाते। पर मेरा ये कहना है कि जब राम जन्मभूमि का जो विवादित स्थल था
वो खाली है तो किस बात का विलंब है? उत्तर प्रदेश के चुनाव का इंतजार या लोकसभा के चुनाव का इंतजार? यही हो रहा है। वरना तो वो जगह खाली है, वहां मंदिर का निर्माण करो, परिसर बढ़ता रहेगा, हवाई अड्डा बनता रहेगा, बस अड्डे बनते रहेंगे, रेलवे स्टेशन बनता रहेगा। पहले भगवान का मंदिर तो बनाओ। करता हूं किसानों को जो आंदोलन कर रहे हैं, शांतिपूर्वक अहिंसात्मक आंदोलन रखा है, और भर्त्सना करता हूं केंद्र सरकार की, जिसने बिना किसानों से वार्ता किए हुए ये 3 काले कानून लाए हैं, सिर्फ अडानी जैसे पूंजीपतियों की तिजोरी भरने के लिए, उनके साठगांठ के साथ। कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत के साथ किसानों की उन 3 जायज मांगों को मानती है कि पहले इनको वापस किया जाए, उसके बारे में भी कोई बात हो सकती है, तो फिर से बात हो और उसके साथ फिर नया कानून बने। लेकिन अडानी का डंडा इतना मजबूत है कि भाजपा सरकार किसानों को बलिदान करने पर आमादा है। गंगा एक्सप्रेसवे को लेकर जिलाधिकारी संजीव रंजन ने माथातों के साथ मीटिंग की है। मीटिंग के बाद संभल एसडीएम दीपेंद्र यादव ने बताया कि समीक्षा में पाया गया कि करीबन 20% जमीन की खरीद भूमि के मुकदमों की वजह से लंबित है, जिसके लिए संबंधित निर्गत खातों में भूमि का पैसा जमा करने का निर्णय लिया गया है, जिससे विक्रेताओं को पैसा मिलने में विलंब न हो और गंगा एक्सप्रेसवे के सरकार के प्रोजेक्ट को और गति दी जा सके। जनपद में गंगा एक्सप्रेसवे तहसील संभल और तहसील चंदौती से होकर जा रहा है और दोनों ही तहसीलों में भूमि क्रय किए जाने की कार्रवाई की जा रही है। 80% से अधिक भूमि दोनों ही तहसीलों में क्रय कर ली गई है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा आज इसी संबंध में एक बैठक यहाँ पर की गई है और साथ ही सभी गाँव उनके द्वारा सभी गाँवों की समीक्षा की गई है। एक लेखपालवार समीक्षा की गई है कि किसके पास कितनी भूमि क्रय की जाने के लिए अवशेष है और भूमि जो क्रय अभी नहीं की जा पा रही उसमें क्या बाधाएं हैं, और उसमें देखा गया है कि काफी भूमि विवाद जो विभिन्न न्यायालयों में चल रहे हैं और चूंकि हमारे जनपद में 80% से अधिक की भूमि क्रय कर ली गई है, इसलिए सामाजिक समाधान निर्धारण हेतु जो है हम लोग प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह की अचानक तबियत नासाज हो गई। तबियत बिगड़ने पर स्वतंत्र देव सिंह को उनके घर वालों ने आनन फानन में लखनऊ के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया। मेदांता में डॉक्टरों की टीम ने स्वतंत्र देव सिंह की जांच भी करी है। मेदांता लखनऊ के डायरेक्टर राकेश कपूर के मुताबिक स्वतंत्र देव सिंह का ब्लड प्रेशर कई दूसरी जाँच की गई है। लगभग सभी जाँचें नॉर्मल आने पर उन्हें करीबन 1.5 घंटे के बाद डिस्चार्ज करते हुए घर भेज दिया गया। तो स्वतंत्र देव सिंह की तबीयत अचानक खराब हो गई थी, जिसके बाद उनको मेदांता में भर्ती कराया गया था। किसान नेता शिवकुमार कक्का ने आज भोपाल में राजभवन पहुंचकर राज्यपाल के ओएसडी को ज्ञापन सौंपा। इसके बाद शिवकुमार कक्का जी ने कहा कि किसान अब पश्चिम बंगाल के बाद यूपी का कूच करेंगे। इस दौरान हमारे संवाददाता शिवकुमार कक्का से खास बातचीत करते हुए नजर आए। क्या कुछ ये बातचीत हुई है, सुनिए। किसान आंदोलन को 7 महीने पूरे हो गए हैं। राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष कक्का जी हमारे साथ हैं। कक्का जी, किन मांगों को लेके ज्ञापन देने आप पहुंचे हैं राजभवन? देखिए, 7 महीने पूरे होने पर एक कार्यक्रम रखा गया है पूरे देश में कि तहसीलों में, जिला मुख्यालयों में और राजधानी में राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन देना है। उसमें 3 कानून जो कृषि विरोधी हैं और एमएसपी पर गारंटी कानून बनाया जाए, इसके संदर्भ में आज ज्ञापन दिया जाएगा। ये समय हमारा 11 बजे का था। कार्यकर्ताओं को डिटेन कर लिया गया, हमको भी किया गया। उसके बाद वार्ता हुई सरकार के साथ में, तो 5 लोगों को अलाउ किया है। तो हमने कहा कि अगर ज्ञापन देना भी अपराध है लोकतंत्र में, तो फिर लोकतंत्र खत्म हो चुका है, ये तो नहीं चल पाएगा। तो उन्होंने फिर 5 लोगों की अनुमति दी है। किसान भी कुछ इकट्ठे हुए तो उनको गिरफ्तार किया गया है। किसानों के नेताओं को, किसानों को डिटेन कर लिया है। हर कार्यकर्ता जो भी भोपाल में रहता है आसपास का, उसको डिटेन किया गया है, जो आइडेंटिफाई हुआ है। अलग अलग जगह पर किया गया है, पर हमने वार्ता की, ऊपर भी बातचीत की, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप 5 लोगों के लिए। केंद्रीय कृषि मंत्री लगातार बोल रहे हैं कि हम किसानों से बात करना चाहते हैं, मंच पे आइए, बात करना चाहते हैं, लेकिन आप लोग क्यों नहीं बात करना चाह रहे? ये ठीक नहीं है उनका वर्षन।
23 जनवरी को हमारी आखिरी बात हुई है। तब से लगातार सरकार हमसे कोई प्रयास नहीं कर रही बात करने का। पीएम ने कहा कि एक फोन कॉल दूरी पर है। फोन नंबर कौन सा है? दरवाजे आधी रात को खुले हैं तो दरवाजा कौन सा है? सरकार वार्ता नहीं करना चाहती है, केवल बयान दे रही है, जो बयान झूठा है। अगर वार्ता करना चाहती तो हमसे 12 राउंड बात की है। 12 राउंड के बाद 13 राउंड बात हो सकती है। पर सरकार कृषि मंत्री ने भी कहा ग्वालियर में कि 3 कानूनों को छोड़कर हम वार्ता को तैयार हैं। 3 कानून ही हमारा बेस है आंदोलन का, उनको छोड़कर वार्ता कैसे हो सकती है? तो ये बातें ठीक नहीं है। उनके जो बयान है उनमें बहुत गंभीरता नहीं है। अगर वो गंभीरता है तो पहले भी किसानों को लेटर भेजते थे कि इस तारीख को इतने बजे इस स्थान पर वार्ता आयोजित की गई है, आप आइए। बाकायदे 5 इशू होते थे, हम लोग वार्ता को जाते थे। तो अभी कोई ऐसी सूचना आ नहीं रही है। केवल टीवी में और वाइड में बोल देते हैं कि हम वार्ता को तैयार हैं, तो वार्ता को तैयार से वार्ता बुलाते क्यों नहीं हो? अग्रणी रणनीति क्या है सर किसानों की? देखिए, मध्य प्रदेश किसान दिल्ली कूच करेंगे। अब हमारा मिशन यूपी है। अब इस साल बंगाल के बाद मिशन यूपी है और 2024 तक हमारी तैयारी है। सरकार अगर किसानों के देखिए, हमने हमेशा ये कहा है कि जो सरकार जिस अनुपात में हमारा सहयोग करेगी उस अनुपात में हम उस सरकार का सहयोग करेंगे। जो सरकार हमारा दमन करेगी, शोषण करेगी, 18 कानून किसान विरोधी मोदी जी ने बनाए हैं, ऐसी सरकारों को उखाड़ फेंकेंगे हम। ऐसी जो किसान विरोधी सरकार है उसको उखाड़ फेंकने का दावा कर रहे हैं यहाँ पर कक्का जी। कक्का जी का साफ तौर पर कहना है कि जो 3 किसान विरोधी कानून है उनको अगर सरकार वापस नहीं लेती है तो ये आंदोलन लगातार जारी रहेगा। पश्चिम बंगाल के बाद अब यूपी की तरफ किसान कूच करेंगे। INS न्यूज के लिए भोपाल से दिनेश शुक्ल। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी, बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत। नमस्कार।